तो भाई द स्पोक ज़रथुस्त्र महारत किताब महारत व्यक्ति के द्वारा दी गई, फ्रीडरिख विल्हेम नीचा। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये दे दूँ कि यहाँ पे इस किताब का इंटरप्रिटेशन मैंने अपने हिसाब से दिया है। बहुत इंटरप्रिटेशंस है, मेटाफोरिकल जार्गन्स बहुत यूज़ करे गए हैं, मतलब मेटाफोरिकल किताब है काफ़ी, तो इसमें सबके अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं और हर इंसान की अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनके अपनी फिनोमिनोलॉजिकली एक्सप्लेनेबल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपने आप को वो मीनिंग देता है इस किताब में। थोड़ा बहुत रेफरेंसेस लिए हैं, फेसबुक ग्रुप्स हो गई, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स हो गए, रेडिट ग्रुप्स हो गए, थोड़ा बहुत स्टैनफोर्ड जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फ्रेडरिक नीचा के बारे में मैं जो पढ़ता हुआ आ रहा हूँ उनकी पर्सनालिटी से रिलेट करते हुए आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट अनबायस्ड ओपिनियन। अब क्या है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लेक्चर सीरीज है, इस पे एंगेजमेंट विल लेट मी नो कि लोगों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि एक पैरा में ही बड़ा लंबा वीडियो बन गया पूरी किताब के ऊपर। आई डोंट, ऐसा ना हो कि पूरी किताब बना दे और लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो एंगेजमेंट, कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन रेट्स, कितने लोग इससे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू करने में एक एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल मोटिवेशन देगा। इंट्रिंसिक तो दूर की बात है। पॉइंट नंबर 2 इज यहाँ पे आई डोंट वांट टू बी रूड, मैं बदतमीज या रूड नहीं नजर आना चाहता, बट मैंने यूट्यूब के ऊपर देखने की कोशिश करी कि कौन इस किताब के ऊपर क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे कुछ खास मिला नहीं इंडिया में स्पेसिफिकली। बाहर कुछ लोगों ने किया हुआ है, ज़्यादा भी नहीं है, बट इंडिया में सब इसको ऊपर से छू के जा रहे हैं। बेसिक समरी ऐसा लग रहा है, पढ़ ली ऑनलाइन जाके कहीं पे समरी पढ़ ली और उसको आके यहाँ पे बक दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बुक को ऐसे बैठ के कोई नॉवल की तरह पढ़ सकता है, इतनी डेप्थ है। क्योंकि नॉवल की तरह तुम पढ़ ही नहीं सकते, यू हैव टू पॉज, यू हैव टू इंटरप्रेट इट, बहुत सारे वर्ड्स हैं डिसाइफर करने पड़ेंगे। और इसी से आता है मेरा डिसाइफरिंग टीचिंग मेथड ऑफ फिलॉसफी, जिसका उपयोग मैंने किया है, वो मेरा लेक्चर डिलीवरी का मेथड है। हर एक शब्द कोश को डिसाइफर करना, तोड़ना जहाँ तक तोड़ सकते हैं, इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ से, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा घुसेंगे नहीं। ज़रथुस्त्र प्रोलोग है ना, पहला पैराग्राफ पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर धीरे धीरे इसको लैपटॉप के ऊपर मैं अगर यहाँ देखूँ नोट्स हैं उससे मैं बताता जाऊँगा। When Zarathustra was 30 years old, he left his home and the lake of his home and went into the mountains. Here he had the enjoyment of his spirit and his solitude, and he did not weary of it for 10 years. But at last his heart turned, and one morning he rose with the dawn, stepped before the sun, and spoke to it thus. ले लेते हैं अब इसका मीनिंग हम लोग। सबसे पहले ज़रथुस्त्र वॉज 30 years old, यहाँ पे ले लो, ज़रथुस्त्र वॉज 30 years old। इसमें क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अ मैन हु सीज एवरीथिंग, करियर, मैरिज, द ट्रू कलर्स ऑफ पीपल अराउंड हिम एंड द इवल्स ऑफ द वर्ल्ड, दस रियलाइजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इट इज टाइम टू लीव होम। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई 30 साल की उम्र क्या होता है। तुम यहाँ पे देखोगे इस किताब में और स्टार्टिंग में स्पेसिफिकली कि पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइफ स्पैन को बताने की, जताने की कोशिश करी गई है। रिकॉर्डिंग सही चल रही है, हाँ, जो कि मायने में आता है कि एक इंसान पैदा हुआ और मरते दम तक ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वेरियस एक्सपीरियंसेस के पॉइंट्स आते हैं। एक लकीर बनाओ, ए और बी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 एंड ऑन एन एवरेज जो लाइफ स्पैन है 70 साल ले लो वहाँ पे कि भाई क्या क्या तुम्हारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, किस तरीके के, बोथ स्पिरिचुअल बोथ फिजिकल, जो भी तरीके की तुम्हारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि भाई 30 साल की ज़रथुस्त्र वॉज 30 years old, यहाँ पे जो बेसिकली, तो यहाँ पे एक पैरोडी बनाने की कोशिश करी है। और ज़रथुस्त्र जो एक प्रॉफिट थे, एक पैरोडी की तरह इसको लेके जाया गया है, जो कि जो ज़रथुस्त्र था वो तुम समझ लो ज़ोरास्ट्रियनिज्म, एक जो तुम्हारा पर्शिया में 6th century BCE में जो फाउंडेड था, उनके फाउंडिंग फादर कह लो, प्रॉफिट कह लो, तो उसकी एक इन्होंने एक पैरोडी टाइप बनाने की कोशिश करी। पैरोडी कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ा सा मजाक का एलिमेंट, थोड़ा सा अपना टच, पर्सनल टच डाल के उसको पोर्ट्रे करना। अब क्या था, जितने भी प्रॉफिट है अब्राहमिक रिलीजन्स में भी मोस्टली ये होता था पर्टिकुलरली कि भाई प्रॉफिट्स जो आए, और स्पेसिफिकली जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में अगर हम लोग आते हैं, जो प्रॉफिट्स आते थे तो उनको कुछ मिडिल एज में जाके, बीच में जाके
उनको नबूवत बोलते हैं, जो जैसे इस्लाम में बोला जाता है कि नबी होते थे, प्रॉफिट्स होते थे, उनको प्रोफेसी उतारी जाती थी गॉड के थ्रू, राइट। अब वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, अब्राहमिक रिलीजन्स के ऊपर बात नहीं है, लेकिन 30 साल में इंसान सब कुछ देख लेता है। इन अ नटशल उसने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, परख लिया कि भाई क्या होती है शादी, क्या होता है प्यार। क्योंकि ये आर्थर फ्रेडरिक नीचे हमेशा आर्थर शोपेनहावर के बहुत ज़्यादा क्लोज्ड फ्रेंड रहे हैं, एज इन फिलोसफिकल फ्रेंड रहे हैं। कभी मुलाकात ऐसे फेस टू फेस हुई नहीं, लेकिन एक बहुत क्लोजली गार्डेड फिलोसफिकल इनके अपने आप में ही वार्तालाप चलते थे। तो शादी को लेके, प्यार को लेके इनके भी बहुत ज़्यादा रोमांचक और बहुत ज़्यादा कठोर शब्द रहे हैं फ्रेडरिक नीचे के हमेशा से। तो इंसान सब कुछ देखता है, करियर देखता है, करियर में इनका इंटरेस्ट था नहीं, इन्होंने आर्मी में ट्राई किया कि भाई, चूंकि सबको पता है कि फ्रेडरिक नीचे का सिंपल सा सीन, उस फ्रेडरिक नीचे जनानेपन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि जब इनके फादर का देहांत हुआ था, इंतकाल हुआ था, जो भी डेथ हुई थी, जो भी कहना चाहते हो, फैंसी शब्दों में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, तो ये औरतों के अराउंड बड़े हुए, तो एक फेमिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक या फेमिनिन एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा थी। तो इन्होंने कहा भाई वो फेमिनिन एनर्जी उतारने के लिए, जनानापन उतारने के लिए, ठीक है, एफीमेसी जिसको बोल सकते हो, उतारने के लिए मैं जाऊँगा, क्या करूँगा, मैं आर्मी में पार्टिसिपेट करूँगा, आर्मी में। क्योंकि इंसान उस टाइम पे करेजियस कैसे हो सकता है, करेजियस इन फ्रंट ऑफ पीपल, पेट्रियाटिक बन के आर्मी में अपने देश के लिए लड़के। उस वक्त जर्मनी की वैसे ही बहुत बुरी लगी पड़ी थी, वहाँ पे भी इनको चोट वोट लग गई, ये कुछ कर नहीं पाए, बहुत बुरी हालत हो गई, बीमारी भी पकड़ ली इन्होंने, इलाज भी इन्होंने कराने की कोशिश करी, बट हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद ये आ गए कि भाई मैं क्या करूँगा, इम्प्रेस करना छोड़ दूंगा। बाजिल यूनिवर्सिटी में 24 साल की उम्र में प्रोफेसर भी बन गए। अब सिंपल सा सीन ये है कि वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर्स, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। अभी तो आजकल तो 12-13 साल के लड़कों लौंडों को भी कुछ थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, प्रोफेसर बना दिया जाता है। ऑब्वियसली इफ़ दे आर इंटेलेक्चुअल, उस पर हम ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। तो इन्होंने देख लिया, ये थक गए थे, हार गए थे, छोड़ दिया सब कुछ इन्होंने, और अपनी लाइफ से इन्होंने इस किताब में काफ़ी ज़्यादा पैरेलल ड्रॉ किया। या किसी की भी लाइफ में तुम 30 साल के जब हो जाते हो तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप से ये सवाल पूछो कि 30 साल के हो जाते हो क्या होता है। बहुत कुछ देख लिया होता है, तुम अवॉइड करने की कोशिश करते हो मैक्सिमम चीज़ों का, यार कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, घर का कलेश अवॉइड करो, है ना, अवॉइडेंस। तो 30 साल की उम्र में ज़रथुस्त्र ने सब कुछ देख लिया, इविल्स ऑफ द वर्ल्ड, पीपल अराउंड हिम, कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, ये देख लिया था ज़रथुस्त्र ने कि भाई कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। नीचा ने भी ये देख लिया, चूंकि हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, कोई इंसान का रंग हमेशा सुनहरा नहीं रहता है पूरी ज़िंदगी, भले ही वो तुम्हारे माँ बाप हो। क्योंकि फ्रेडरिक नीचे का बहुत अनबन उनकी माँ से हमेशा चलती रहती थी, अपनी बहन से चलती रहती थी। तो जो माँ परफेक्ट तुम्हारी प्रोटेक्टिव फिगर निकल के आती है, जो तुमको अपने चंगुल में रखेगी, या चंगुल नहीं मतलब आंचल में, चंगुल गलत बोल दिया, आंचल में रखेगी हमेशा तुम्हारी माँ तुम्हें। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, जब तुम्हारे डिसीजंस क्लैश होने शुरू हो जाते हैं, तुम बड़े होने शुरू हो जाते हो, तुम्हारे पास दिमाग आने लग जाता है, तो वही माँ एक नार्सिसिस्टिक माँ बन जाती है। ठीक है, अगर किसी ने साइकोलॉजी में इडिपस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, फिलोसफर्स वर्स्ट नाइटमेयर, तो थोड़ा पढ़ लेना, फ्रॉइड वगैरह ने शायद दिया था इसको, या फ्रॉइड ने दिया था, एक बार चेक कर लेना। तो जो भी है, तो वो माँ एक नार्सिसिस्टिक माँ बन जाती है। तुमको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि पेरेंट्स की भी वार्मथ, क्या वार्मथ। फिर तुम लाते हो गॉड के ऊपर भरोसा, गॉड के कॉन्सेप्ट पे भरोसा। तुम कहते हो कि भाई गॉड ने प्रॉमिस किया है कि ही, शी, इट विल गिव अस द बेस्ट लाइफ, बेस्ट, सबसे पूरी संपूर्ण कंप्लीट लाइफ हमें यहाँ पे मिलेगी, इस दुनिया में, इस जगह मिलेगी। लेकिन फिर तुम देखते हो सफरिंग, पूरी तरीके से सफरिंग आ रही है। कीरकेगार्ड ने देखा सफरिंग आ रही है, मतलब मैं एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स का नाम ले रहा हूँ, कीरकेगार्ड ने देखा सफरिंग आ रही है अगर तुम शादी कर रहे हो, और शोपेनहावर ने देखा वर्ल्ड टूर पे जाते हुए सफरिंग है, गौतम बुद्धा ने देखा सफरिंग है, फ्रेडरिक नीचे देख रहे हैं सफरिंग है। क्या है सब, कहाँ है गॉड, वेयर इज गॉड, गॉड तो है ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो एक और भरोसा तुम्हारा टूट गया, एक और तरीके से तुम्हारा इस दुनिया से भरोसा उड़ गया। तो क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम ये रियलाइज करते हो कि तुमको जो अभी तक पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया, क्योंकि इसमें एक जो लाइन लिखी हुई है, हम वापस से किताब जरा खोल लें। When Zarathustra was 30 years old, he left his home. अब उसने अपना घर छोड़ दिया। अब क्या है यहाँ पे होम, होम की सिग्निफिकेंस क्या है, और लीविंग द होम मतलब क्या है।
पढ़ देते हैं हम. होम, अ सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द मेंटल स्टेट वेर इन यू फील सेफ रिमेनिंग इंडोर्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर, इट शोज द कंफर्ट इन डॉगमास दैट यू फील एंड डज नॉट टेंड टू ओवरकम इट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होम क्या है? सेफ हेवन, सुरक्षा. जैसे होता है ना, एक लक्ष्मण रेखा बना दी, तुम इस कुटिया में आप सुरक्षित हो. रामायण, इस लक्ष्मण रेखा को पार करके मत जाना. लक्ष्मण रेखा, बात वो नहीं है कि अंदर क्या है, बात वो नहीं है उस पार क्या है, लक्ष्मण रेखा की बात है. वो लक्ष्मण रेखा बनाने वाले लोग कौन है? लक्ष्मण रेखा बनाने वाले लोग हैं जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट और मेंटल बाउंड्रीज तुम्हारे बनाते हैं. बहुत धर्म होते हैं, रिलीजन के ऊपर तुम गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठा पाते. मेंटल बाउंड्री, दिमाग इज मतलब इन्फिनिटली पेरिनियल फिल्ड विद इमेजिनेशन. कहां तक तुम नहीं सोच सकते, किधर तक नहीं सोच सकते, लेकिन लकीर लगा दी वहां पे. डॉगमैटिक, डॉगमास जो बोलते हैं, क्या हो गया डॉगमास? डॉगमा हो गए सोच विचार जो पुराने तुम्हारे रिलीजियस टेक्स्ट में बैठे हुए, धार्मिक शब्दों में बैठे हुए हैं. तुमको फंसा दिया गया, तुमको ये कहा कि भाई ये घर है, ये तुम्हारी सेफ्टी है, इससे बाहर जाओगे तो तुम खत्म हो. अब हो सकता है कि उस कुटिया के पार लक्ष्मण रेखा तुम पार करके जाओगे तो एक बेहतर जिंदगी तुम बिता सकते. तो हो सकता है जो तुम्हें छोटी सी ब्रूक, मतलब छोटी सी नहर से पानी पी रहे थे, वहां पूरी नदी हो सकता है जो तुम यहाँ पे उपजाऊ जमीन सोच रहे थे, इस कुटिया के आसपास उपजाऊ जमीन है, वह नदी के पास उससे बढ़िया उपजाऊ जमीन हो. उपजाऊ जमीन में तुम खेती करके कमा के अच्छा मतलब बेच सकते हो. लेकिन नहीं, तुमको एक सोसाइटल नॉर्म है कि कंफर्ट में रहना है. वो कंफर्ट क्या है? माइंड का कंफर्ट. होम, इट्स टाइम टू लीव योर होम. ना सिर्फ फिजिकल होम, जो कि इस कहानी इस कहानी बोल रहा हूँ, इस किताब में ना कि सिर्फ फिजिकल होम के बारे में बात हो रही है. जो मेंटल तुम्हारा होम है, ये घर है. ये घर तुम्हें बनाता है, ये घर एक इंसान को बनाता है. इस घर में चीजें, घर क्या होता है? ये कमरा है. इस कमरे में क्या है? ये माइक है, ये पॉडकास्ट माइक है, लैपटॉप है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, ये किताब है, ये लेंस का ये कवर है, ये माइक का ये कवर है, ये कुर्सियाँ रखी हैं, लाइटें हैं जो इस वीडियो को अच्छा बना रही है, ये लाइटें हैं जो इस वीडियो को अच्छा बना रही है. सब मिला के क्या बनता है? होम, है ना. शायद ज़्यादा खींच दिया. होम, घर. ऐसे ही तुम्हारी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें अंश होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, हर तरफ के कैरेक्टरिस्टिक्स है. तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताया, जो भी है, फूफा फूफी, सबके पर्सनालिटी ट्रेट्स. तुम्हारा दोस्त राजू, तुम्हारी बंदी रेखा, जितने भी हैं सबका कॉन्ग्लोमरेट है. कॉन्ग्लोमरेट मतलब मिलन, अलग अलग प्रकारों का मिलन. ये शब्द याद रखना, इंग्लिश शब्द है. अब सिंपल सी भाषा में क्या होता है? ये एक बनाता है घर. और इस घर से इंसान आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि एक लिमिट के बाद इंसान का माइंड प्रोसेसिंग स्टॉप कर देता है. अगर न्यूरोबायोलॉजिकली जाओ तो ग्रे मैटर कहलाता है. अब ग्रे मैटर, कुछ रिसर्च पेपर्स में है कि ग्रे मैटर एक टाइम तक बहुत तगड़े तरीके से ग्रो करता है, फिर वो ग्रो करना बंद कर जाता है. अब ग्रे मैटर मैं नहीं ज़्यादा पढ़ूंगा न्यूरोसाइंस में कि वो शायद वो कॉग्निटिव लर्निंग के लिए माना जाता है, नहीं माना जाता, बट ग्रे मैटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेडिटेशन में था कि ग्रे मैटर इम्प्रूव्स योर, ग्रे मैटर जो भी होता है ब्रेन में इम्प्रूव कर जाता है. पीपल हु हैव बीन मेडिटेटिंग, जो बुढ़ापे तक मेडिटेट करते हैं, उनका ग्रे मैटर प्रिजर्व रहता है. रादर जो मेडिटेट नहीं करते उनका ग्रे मैटर डिप्लीट हो जाता है. जो बीमारियाँ होती हैं ना, एल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया हो गया, उसमें ग्रे मैटर ही सबसे पहले उखड़ना शुरू होता है. तो ये सब चेक कर लेना. आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, डिस्क्लेमर. खुद इन्फॉर्मेशन को रेक्टिफाई वापस से परख लेना, चेक कर लेना अगर इंटरेस्ट हो तो. मेरी बातों पे मत जाना. नंबर 2 ये है कि तो एक होम को छोड़ो. हम ओवरकम नहीं करना चाहते. हमने अपने को बाउंडेड बना लिया कि अब हम नहीं सीख सकते. जैसे सोसाइटी में क्या होता है कि भाई अब तो हमारी उम्र आ गई, अब हम क्या ही सीखेंगे. पता नहीं, मेरा फोकस मैनुअल पे है. अब हम क्या ही सीखेंगे, अब हमारी गाड़ी सीखने की उम्र थोड़ी है. अभी रिसेंटली मेरी माताश्री गाड़ी सीखना चाह रही थी. अब सबसे पहला सवाल आया, गाड़ी सीखने की उम्र है कि नहीं है, क्योंकि भाई मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स उस लेवल पे डेवलप नहीं हो सकते 50-55 साल के इंसान के लिए. तो डर बैठ जाता है, फियर बैठ जाता है इंसान कि भाई हम तो नहीं सीख सकते, बैठ जाता है. होम, अ सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट. तुम्हारा घर एक सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट है. भाई घर भी क्या होता है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुम्हारा घर बना हुआ है. साउथ फेसिंग होना चाहिए, दक्षिण फेसिंग होना चाहिए, पूर्व फेसिंग होना चाहिए, वेस्ट की तरफ पैर नहीं जाने चाहिए, ईस्ट की तरफ मुंह नहीं जाना चाहिए, दरवाज़ा इस तरफ होना चाहिए, बालकनी इस तरफ होनी चाहिए. राइट. तो वैसे ही हो गया. वो भी सोसाइटल कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि जो सोसाइटी में लोग वहम बना रखे हैं, सुपरस्टिशंस बना रखे हैं, उस हिसाब से. तो ये हो गया होम. अब आगे आते हैं हम लोग
बार बार किताब रख के उठानी पड़ रही है, बट कोई बात नहीं, आगे आते हैं हम लोग। पहली लाइन हमने कर ली। एंड द लेक ऑफ हिज होम, व्हेन ज़रथुस्त्रा वाज 30 years old ही लेफ्ट हिज होम एंड द लेक ऑफ हिज होम। अब लेक ऑफ हिज होम क्या है, यहाँ पे भी एक बहुत तगड़ा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अलग से मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाना चाहता, बोर नहीं करना चाहता तुम लोगों को। अगर बोर नहीं हो रहे हो अभी तक तो भाई एक अंगूठा नीचे तो लाइक तो बनता है और एक कमेंट अच्छा सा बनता है ना। तो लेक क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई? लेक सिग्निफाइज अ सीरीन व्यू फ्रॉम द होम विच टेंड्स टू काम वन डाउन वेन एवर ही शी ट्राइज टू escape देयर रियलिटी और escape देयर होम। अब क्या है भाई, एक सीरीन व्यू है, घर के सामने लेक है भाई साहब, एक झील है, झील में बत्तख तैर रही है, झील में मछलियाँ तैर रही हैं, झील पे लोग बोटिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों कोई ऐसा घर छोड़ना चाहेगा जहाँ पे इतनी खूबसूरत झील है? क्या तुम छोड़ना चाहोगे? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा भाई। ड्रीम करते हैं हम लोग एक ऐसे घर के बारे में। लेकिन 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 मेरे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन रियलिटी इट इज़ गुड एंड अ बैड थिंग फॉर अ मैन ट्राइंग टू escape द रियलिटी दैट टेल्स मैन हाउ टू लिव एंड परफॉर्म रिलीजन एंड मोरालिटी। वो जो लेक है, वो लेक वैसा ही है। अब लेक में बहुत चीज़ें होती हैं, लेक में बैक्टीरिया भी होते हैं, लेक में लोग गंदगी भी कर देते हैं, शौच कर दिया, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा होता है ना। तो लेक में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसमें क्या देखना चाहते हो, उसमें अच्छी चीज़ें देखना चाहते हो, बुरी चीज़ें देखना चाहते हो। इन रियलिटी वो एक अच्छी चीज़ भी है कि भाई खूबसूरत है, मज़े आ रहे हैं, मज़े ले रहे हो। और ऑन दी अदर हैंड एक जो लेक होता है वो तुम्हें डुबा भी सकता है अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो। सिर्फ दूर से बैठ के मेरे दोस्त एक झील की खूबसूरती मत परखो, एक झील की खूबसूरती को न्योता मत दो, तैर के देखो, असली में पता लगेगा डेप्थ के बारे में, कितनी डेप्थ है उस लेक में। पहाड़ के ऊपर जो लेक होते हैं ना, सबसे गहरे लेक दुनिया में पहाड़ों के ऊपर ही मिलते हैं। तो समझ रहे हो, मज़े आ रहे हैं भाई। लेक मतलब सबसे गहरे जो डीपेस्ट पॉइंट्स हैं, लेक्स में भी बहुत डीपेस्ट पॉइंट्स होते हैं, तैर ही नहीं पा रहे, डुबा देगा। वैसे ही होता है ये। द लेक कुड बी अ ब्यूटीफुल व्यू टू बिहोल्ड, जो कि तुम्हारा हेवन का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड ऑन दी अदर हैंड यू कैन ड्राउन इन इट्स डेप्थ इफ यू डू नॉट वॉच योर स्टेप हेल। वही लेक, तुम किनारे खड़े हो, थोड़ा बहुत तुम्हारा माइंड भटका, तुम्हारी बुद्धि भटकी, पानी में गिर गए, तैरना आता नहीं, खत्म हो। तैरना सीखना आना चाहिए, तैरना इंपॉर्टेंट है। दूर से बैठ के लेक को निहारो मत। तुम क्या सोच रहे हो, तुमको आंखें मिली हुई हैं, अरे वाह मैं तो लेक को देख के समझ रहा हूँ बहुत खूबसूरत। ना मेरे दोस्त, तैरना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी ऐसा दिन आ सकता है कि तुम लेक के पास उसकी खूबसूरती को बैठ के निहार रहे हो, टपक गए उसके अंदर। अगर तैरना नहीं जानते होगे तो अंदर चले जाओगे। वो तैरना ही है वो जो ज़रथुस्त्र ने सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसकी फिलॉसफी ये है, इसकी डेप्थ इस किताब की। तैरना सीखो, तैरना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस लेक जो दूर से खूबसूरत लग रहा है, पास से उतना गंभीर है, पास से ही उतना खतरनाक है। तो तैरना आना चाहिए मेरे दोस्त। तो रिलीजन मोरालिटी तुम्हें ये सिखाती है कि भाई दूर से बैठ के परखो, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा पैर इधर उधर हो गया तो डूब जाओगे तो डूब जाओगे। लेकिन तुम्हें रिलीजन मोरालिटी कभी तैरना नहीं सिखाती है ना। तैरना कभी नहीं सिखाया जाएगा मेरे दोस्त तुम्हें। तैरना तुम्हें खुद से सीखना होगा, तैरना खुद से सीखना होगा। अब लेक ऑफ हिज होम इन्होंने छोड़ दिया भाई। लेक ऑफ हिज होम, मेरे को तो लग रहा है किताब हाथ में लेके बैठ जानी चाहिए। इन्होंने अपना लेक ऑफ हिज होम छोड़ दिया। उसके बाद ही वेंट इनटू द माउंटेन्स। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। व्हेन ज़रथुस्त्रा वाज 30 years old, समझ लिया। ही लेफ्ट हिज होम एंड द लेक ऑफ हिज होम एंड वेंट इनटू द माउंटेन्स। अब क्या है भाई, पहाड़, पहाड़ों में चले गए। पहाड़ क्या है भाई? पहाड़ सोचो, पहाड़ के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं, इमेजिन करो क्या है पहाड़, कैसे इमेजिन करोगे? फिर से वो मैं नहीं कहूँगा, दूर से बैठ के निहारने की बात नहीं करूँगा। अब तुम यू आर लिविंग डेंजरसली, तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। दूर से बैठ के हर चीज़ को देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दूर से बैठ के तो पागल खाने की खिड़की से भी बहुत लोग देख सकते हैं। लेकिन लेकिन समझ रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है ना। बहुत बड़े पेंटर थे जिनकी मैंने वो लगाई भी है, मैं उनका नाम भूल गया, वैन गो जो भी था। दूर से बैठ के पागल खाने में जो भी बनाते थे, लेकिन कभी बाहर निकल के उसको परख और जांच नहीं पाए। वो बनना है नहीं। वो बुरा था, बुरा भी नहीं था, मजबूरी में थे वो वहाँ पे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बैठ जाती है कि भाई इंसान पहाड़ों पे चढ़ने से डरता है।
एक गलत कदम पड़ा, नीचे आओगे, मौत के कुएं में उतर जाओगे. Mountains are what people fear climbing. Mountains are where you get a real adrenaline rush that you have made it. Similarly, the mind breaks free of its home and goes on a quest for the mountains. अब यहाँ पे ये है सिंपली कि माइंड से अगर हम इसको रिलेट करते हैं कि भाई एड्रेनलिन रश मिलता है जब तुम माउंटेन्स पे चढ़ते हो, वैसे ही जैसे तुम्हारे दिमाग में प्रोफाउंड थॉट आता है. तुम अगर फिलॉसफी पढ़ते हो, एक थिंकर हो, एक फिलोसफर कंसिडर करते हो खुद को, बैठे बैठे टॉयलेट में, नहाते हुए, मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी एक प्रोफाउंड थॉट आता है कि भाई ये तो खतरनाक है. एक एड्रेनलिन रश आता है, ये मैंने क्या सोच लिया, क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता. वही है माउंटेन. तुम माउंटेन में जाते हो, घर को छोड़ के, लेक को छोड़ के, डेप्थ्स को छोड़ के तुम ऊपर चढ़ते हो अपने को बेटर बनाने के लिए. सोचते हो, ऊपर जाते हो, यू वेंट इनटू द माउंटेन्स टू, क्योंकि तुमने एक चीज समझ ली, होम में कुछ नहीं है, सब आसपास के लोगों का तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ है, जो है वही इस होम को, इस घर को बना रहा है. मुझे अब बेटर, प्रोफाउंड और हाई सियरिंग थॉट्स चाहिए, हाई सोरिंग थॉट्स चाहिए. वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे माउंटेन से. कितना लंबा बन गया? लंबा तो बन गया. वो मिलेगा माउंटेन से. वो माउंटेन मतलब प्रोफाउंड थॉट से, उच्च कोटि की सोच, उच्च कोटि का दर्शन, है ना. फिर ये वेंट इनटू द माउंटेन्स. उसके बाद हेयर ही हैड द एंजॉयमेंट ऑफ स्पिरिट. अब हम बात कर लेते हैं एंजॉयमेंट ऑफ स्पिरिट एंड हिज सॉलिट्यूड, एंड ही डिड नॉट वेरी ऑफ इट फॉर 10 years. यहां पे हम बात कर रहे थे एंजॉयमेंट ऑफ स्पिरिट एंड हिज सॉलिट्यूड. इसमें क्या बात हो रही है भाई? नीचा tends to relate this to his life, where he had various realizations and went into solitude in Sils Maria. When a new set of rules and system of performance is given to a person, then she performs the best. The spirit, that which tends to push everything from within, feels good with the solitude. अब क्या है? अब हम स्पिरिट के बारे में यहाँ पे जाएंगे नहीं. और फ्रेडरिक नीचा ने जो बेस्ट अपनी किताब ये लिखी, और भी जो किताबें लिखी, वो सेक्लूजन में लिखी, वो सॉलिट्यूड में लिखी. दो शब्द हैं, सेक्लूजन और सॉलिट्यूड. सेक्लूजन मतलब तुम कट के हट गए, सेक्लूड कर दिया गया तुम्हें, तुम चाह नहीं रहे थे लेकिन हो गए. और सॉलिट्यूड मतलब तुम वॉलंटरली, खुद चाहते हुए तुम अकेले बैठे हो. सेक्लूजन मतलब अकेले कट गए हो, दुनिया ने काट दिया. सॉलिट्यूड तुम खुद को काट रहे हो दुनिया से. तो फ्रेडरिक नीचा भी सिल्स मारिया चले गए. और जब एक न्यू सेट ऑफ रूल्स तुमको मिलते हैं, जो कि जब तुम एक प्रोफाउंड थॉट प्रोसेस के थ्रू गुजरोगे, तुमने अपना घर छोड़ दिया, तुम बेस्ट थॉट्स, घर मतलब अपना माइंड सेट पुराना छोड़ दिया, डेथ ऑफ योर माइंड, डेथ ऑफ योर डॉगमास, डेथ ऑफ गॉड, जो भी कहना चाहो, छोड़ दिया. क्योंकि गॉड से मोरालिटी निकल के आती है, मोरालिटी से कल्चर निकल के आता है, कल्चर तुम्हारी लाइफ डिफाइन एंड सोसाइटी डिफाइन करता है. तो तुम एक न्यू सेट ऑफ आइडियाज एंड रूल्स दोगे खुद को, और उसको तुम बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करो. उसी में तुम्हें मजा आता है कि यार ये तो कुछ नया है, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है, इसमें तो मजा आ रहा है, इसको तो खींचने में, इसको तो समझने में, इसको तो परखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. अब यहां पे अगर हम सॉलिट्यूड की बात करें, नो एक्सटर्नल नॉइज टू डिस्टर्ब द स्पिरिट और द गैदरिंग ऑफ न्यू वैल्यूज, प्योर वैल्यूज. सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, क्यों राइटर्स अपने को अपने को सॉलिड उसमें डाल देते हैं, सॉलिट्यूड में डाल देते हैं. क्यों? सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन. अकेलेपन में तुम्हारे पास प्योर थॉट्स आते हैं. अकेलेपन में तुम्हारे पास ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि एक्सटर्नली मोटिवेटेड या एक्सटर्नल नॉइज के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं है. चिड़िया की आवाज़ सुन के गाँव में तो तुम बैठे हो, तुम्हारा एक हॉलीडे हो में, चिड़िया की आवाज़ सुन के तो तुम इन्फ्लुएंस हो नहीं जाओगे. इस सोसाइटी शहर है, रोज़ आए दिन लोग मिल रहे हैं, बगल वाला आके तुम्हें कुछ कह रहा है, तुम्हारा पड़ोसी आके तुम्हें कुछ कह रहा है, कभी तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें आके कुछ कह रहा है, कभी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आके तुम्हें कुछ कह रहा है. तो तुम ना यार एक मकी वाटर में जीने लग जाते हो. मकी वाटर मतलब काला पानी, कीचड़ वाला पानी, धुंधला पानी, तुम आर पार देख नहीं पाते. तुम्हें लगता है यार इसके नीचे तो गंदगी बहुत होगी, जो तल होगा, पानी का तला होगा या डेप्थ होगी, बड़ी गंदी होगी. लेकिन जब वो पानी हट जाता है, नीचे खूबसूरत पत्थर दिखते हैं, नीचे खूबसूरत, मतलब गंदगी हट जाती है तो नीचे खूबसूरत मछलियाँ दिखती हैं. और वो कैसे आता है? सॉलिट्यूड में आता है. लोग तुम्हारा पानी गंदा करते रहेंगे मेरे दोस्त, तुम्हें चाहिए सॉलिट्यूड. अकेले में बैठ के लिखो. क्यों बोलते हैं कि भाई अगर तुम इम्तिहान दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो क्यों बोलते हैं अकेले में बैठ के पेपर दो, आदत बनाओ बिना इंटरफेरेंस के. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. तुमको प्योर वैल्यू समझ में आती है. व्हाट इज प्योर?
एनीथिंग विच इज इम्प्योर इज प्योर. व्हाट इज इम्प्योर? जिसमें मिलावट है. दूध इम्प्योर है, पानी मिला हुआ है, साबुन मिला के पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, तेल वेल मिला के दूध बनाते हैं, इम्प्योर है. लाल मिर्च इम्प्योर है, लाल मिर्च पाउडर इम्प्योर है. प्योर कैसा है? खेत से निकाला, एकदम अपने गए खेत से निकाला, कोई उसके ऊपर पेस्टिसाइड नहीं, कोई उसके ऊपर कोई तुमने उसको हाइब्रिड नहीं बना रखा है. गए, उसको तोड़ा, कूटा, पीसा, सुखाया, और वही एकदम मस्त तुम्हारा. पहले मतलब सुखाएंगे फिर पीसेंगे. और लाल मिर्च पाउडर प्योर. इट इज़ नॉट इम्प्योर. समथिंग विच इज़ नॉट इम्प्योर इज़ प्योर ऑब्वियसली. मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है ना. तो नो एक्सटर्नल नॉइस. नीचे ने अपने आप से इसको कनेक्ट किया. जैसे कि मैं सेल्स मारिया अपने लेक के पास बैठ के मतलब अच्छे थॉट, प्रोफाउंड थॉट्स लिख पा रहा हूँ, पहाड़ों पे आ गया मैं, वैसे ही अब ज़रथुस्त्र पहाड़ों पे आ गया है. उसको अब प्रोफाउंड थॉट्स आने लग गए हैं, प्योर वैल्यूज़, जो कि वैल्यू सिस्टम बदलने निकले थे ज़रथुस्त्र फ्रेडरिक विल्हेम नीचा, है ना. अब क्या था? He had enjoyment of his spirit and his solitude and he did not weary of it for 10 years. क्योंकि भाई सब कुछ नया है. 10 साल तक तुम उसको एक नया फेज, जो मैंने बोला ना, ए से बी पॉइंट बोला था, एक नया फेज तुम्हारी लाइफ में आ गया है. अब उस फेज को, अब तुम, एक चंक है तुम्हारी लाइफ के फेज का जिसमें तुम उसको इंजॉय कर रहे हो. न्यू थॉट्स, अब तुम्हारे अंदर न्यू प्रोफाउंड थॉट्स आ गए. अब तुम इसमें मज़े कर रहे हो, इसमें इंजॉयमेंट ले रहे हो, और तुमको अपनी सॉलिट्यूड में मज़ा आ रहा है. सॉलिट्यूड पल लिया. उसके बाद बट एट लास्ट हिज हार्ट टर्न्ड. ज़रथुस्त्र का भैया मुंह मोड़ लिया उन्होंने, दिल मोह गया उनका, है ना. हार्ट टर्न का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? हार्ट टर्न मतलब समझ लेते थोड़ी इसकी फिलॉसफी. फिलोसफर्स ऑलवेज एम्फसाइज्ड बीइंग रैशनल, है ना, एंड बीइंग इमोशनल. अब क्या है कि हमने हमेशा से पढ़ा है, ट्राइपार्टाइट सोल के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है हमने. ये ट्राइपार्टाइट सोल के कॉन्सेप्ट में भी ये था कि 3 भागों में इंसान डिवाइडेड है. रैशनल, इमोशनल, एपेटाइट. रैशनल दिमाग से चलना, इमोशनल दिल से चलना, एपेटाइट अब तुम्हारे जो डिजायर्स हो गए. अब क्या है, फिलोसफर्स हमेशा बोलते हैं कि भाई रैशनल रहो, दिमाग का इस्तेमाल करो. रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिमाग को मत भूल जाओ, दिमाग को कहीं छोड़ के मत आ जाओ. रैशनैलिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. रैशनैलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इमोशनल भी रहना चाहिए उसके साथ, अपने दिल के साथ भी सोचो. क्योंकि अगर रैशनल रहोगे तो तुम्हारी जो लिखी हुई चीज़ें कोई पढ़ना नहीं चाहेंगे जब तक उसमें भावनाएं नहीं है. फ्रेडरिक नीचे भी यही बोलते थे, लॉजिकली चीज़ें लिखो. रैशनल लॉजिक मतलब बहुत ज़्यादा डायलेक्टिक और लॉजिक में वो लॉजिकल फिलॉसफी में भरोसा नहीं रखते थे. बट वो ये कहते थे कि चीज़ें ठीक लिखो, बट दिल से लिखो. अब निजी ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में इंसान के साथ क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ ही होती है. वो ये होती है कि भाई तुम स्कूल गए, कॉलेज गए, ऑफिस गए, 10 लोग तुमसे आके 10 चीज़ें बता रहे हैं. तुमको कोई बोल रहा है ऐसे करो, तुमको कोई बोल रहा है वैसे करो. अब तुम मार्केट गए, सपोजिंग चोर बाजार, दिल्ली चोर बाजार गए. सब कुछ मत खरीद लो वहाँ पे जाके. भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि चीज़ सही भी दे रहा है कि नहीं सामने वाला दे रहा है. सही चीज़ मिल भी रही है, नहीं मिल रही है, तो तुम अपना रैशनल पार्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे. बचने के लिए, इम्प्योरिटी से बचने के लिए, तुम्हारा माइंड, कि भाई तुम्हारा दिमाग हिल ना जाए, उसके लिए तुम रैशनल माइंड अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे. बट चूंकि ज़रथुस्त्र सॉलिट्यूड में अकेले बैठे हैं, रैशनैलिटी कहाँ यूज़ करेंगे? कौन उनको आके भड़का रहा है? एक्सटर्नल इनपुट तो बंद हो गया ना, एक्सटर्नल नॉइज तो बंद हो गई ना. तो ऐसा ही है जैसे साउंड कैंसलेशन, हेडफोन्स बंद कर दिया, क्या है? तो रैशनैलिटी गई तेल लेने, अब क्या बचा? इमोशन बचा. एपेटेटिव तो कुछ है नहीं ना, एपेटाइट से ऊपर बढ़ चुके हैं, डिजायर जानवर वाली हरकत से ऊपर इंसान बढ़ चुका है, ज़रथुस्त्र से ऊपर बढ़ चुके हैं. तो क्या बचा? हार्ट बचा, इमोशन बचे, है ना. तो उनकी रैशनल साइड गई तेल लेने. उन्होंने बोला चलो भाई अब क्या करते हैं, अब हम इससे हो गए बोर, बैठे बैठे, अकेले बैठे बैठे, सोच के अब चलो लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई जाए, है ना. जो कि इन्होंने ये कहा कि since Zarathustra was all alone and without any external input, his heart took over the rational side, which is to descend and spread his knowledge, this knowledge जो भी उन्होंने गेन किया. बोला कि भाई चलो अब चलते हैं आगे, अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं, गड़िया आगे बढ़ाते हैं और लोगों तक ये पहुंचाते हैं. रैशनैलिटी बंद हो गई. अब वो फुल ऑफ एक्सटेसी हैं कि मैं अब ये शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने इन पहाड़ों में सीखा है. उसके बाद, है ना,
हिज हार्ट टर्न हो गया. एंड वन मॉर्निंग ही रोज विद द डॉन, राइट, रोज विद द डॉन, स्टेप्ड बिफोर द सन एंड स्पोक टू इट दस. अभी मेरे दोस्त फिलॉसफी खत्म हुई नहीं है, यहाँ पे है. रोज विद द डॉन मतलब क्या होता है? रोज विद द डॉन मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू मोरालिटी, न्यू सेट ऑफ विजडम, न्यू वैल्यू सिस्टम. रोज विद द डॉन. अब आएगा उबरमेंश, जो कि आगे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेगी. अब मैं अपनी प्रोफाउंड थॉट्स रखूंगा. एज अ प्रॉफिट मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस विजडम को फैलाऊं. गॉड का कॉन्सेप्ट इसमें अभी तक नहीं है. प्रॉफिट बोला नहीं कि गॉड ने बोला, थर्ड पर्सन एक्सटर्नल वो भी है. गॉड भी आ रहा है तो एक्सटर्नली यू आर गेटिंग इम्प्योर, खुद का कुछ नहीं है. अब तुम जाते हो. रोज विद द डॉन, न्यू डॉन. डॉन मतलब सुबह हो गई. सुबह हो गई मामू. कैसी सुबह हो गई? किस चीज की सुबह हो गई? विजडम की सुबह, न्यू मोरालिटी की सुबह हो गई, है ना. एंड स्टेप्ड बिफोर द सन. अब यहां पे क्या है? सन को विजडम बियरर की तरह दिखाया हुआ है. सन इज लाइक विजडम बियरर. अब तुम उसको कह सकते हो कि वो तो गॉड ही हो गया एक तरीके से. जो समझना समझ लो, मेटाफोरिकल टेक्स्ट है. तो सन डिनोट्स स्टेप बिफोर द सन. तो यहाँ पे सन डिनोट्स द विजडम बियरर, अ स्टेट ऑफ बीइंग वेयरइन ट्रू नॉलेज इमर्जेस फ्रॉम. स्टेपिंग बिफोर symbolizes a way of talking, confronting the wisdom to assist him या it in spreading this knowledge. तो क्या है कि भाई सन विजडम बियरर है, सनलाइट विजडम है. तुम सन के सामने आके खड़े हो गए. अब तुम क्या कर रहे हो? उसको कन्फ्रंट कर रहे हो, उससे वार्तालाप कर रहे हो कि भाई इतनी नॉलेज काय बात की, जब तक तुम उसको मेरे तक रखोगे या मैं उसको खुद तक रखूंगा, क्यों ना उसको फैलाया जाए. सन जहां से नॉलेज निकल के आ रही है, एक समझ लो क्या बोल सकते हैं उसको, स्प्रिंग है नॉलेज का, ओएसिस है बोल सकते हैं. जो होता है ना ओएसिस, क्या डेजर्ट में जो, अभी यार पढ़ लेना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं. डेजर्ट में जो रेगिस्तान में होता है ओएसिस ना, जो भ्रम भी हो जाता है इंसान को, मिराज हो जाता है. लेकिन यहाँ पे सन से एक विजडम निकल के आ रही है. सन विजडम का गढ़ है, यहीं से सब कुछ निकल के आ रहा है. अब स्टेपिंग बिफोर क्या होता है? एक कन्फ्रंटेशनल कॉन्वर्सेशन या ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मतलब दो चीज़ों के बीच वार्तालाप. मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ बोला, वार्तालाप चल रहा है सन से कि ये नॉलेज मुझ तक रख के कुछ नहीं होने वाला. वैसे पीली लाइट वहाँ से आ रही है, वो सूरज ले लेते हैं. ये नॉलेज रख के कुछ नहीं होने वाला, हम तक रहेगी जब तक इसको फैलाया नहीं जाएगा, वरना बर्बाद है दुनिया. तो ये इन्होंने कहा. ठीक है, तो स्पोक टू इज दस. नाउ ज़राथुस्त्र इज कन्फ्रंटिंग द विजडम. अब उस विजडम को ज़राथुस्त्र कन्फ्रंट कर रहे हैं. अब कन्फ्रंट मतलब नॉट इन अ नेगेटिव मैनर. कन्फ्रंट मार काट मारपीट वाला कन्फ्रंट नहीं, बात कर रहे हैं. अभी तक विजडम मिल रही थी मेरे को, सन मेरे को विजडम दे रहा था, मैं चुप से सुन रहा था. लेकिन अब मैं सन से बात करूंगा कि भाई और भी लोगों तक ये चीज़ फैलाई जाए. अब क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हट के स्टेजेस ऑफ विजडम बताना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार विजडम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे विजडम के ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात कर लें, विजडम चूंकि इस किताब में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी आगे बढ़ते हुए. तो विजडम क्या है, तुम उसको ऐसे समझो कि भाई एक सेल्फ डिस्कवरी है, अपने आप को खोजना. जब तुम्हें ये चीज़ एक समझ में आती है, फ्रेडरिक नीचा को समझ में है, ज़राथुस्त्र को ये चीज़ समझ में है, सबको हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सिर्फ एक एक्सटर्नल सिंगुलर इनपुट नहीं होता है नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का या फैक्ट्स का, जो कि सोसाइटी से आता है, जो कि बाहर से आता है कि ऐसे ही होना चाहिए. और हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे. अरे भाई और भी तो 100 लोग कर रहे हैं. धार्मिक लोग सबसे बड़ा क्या एग्जाम्पल देते हैं कि भाई कितनी गंदगी हो, हम किसी भी धर्म का नाम नहीं लेंगे, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेते हैं, कितनी भी गंदगी हो, जस्टिफाई करने के लिए भाई पागल हैं. और जो 10 लाख लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, 1 बिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं, वो फॉलो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि मासेस फॉलो कर रहे हैं. तो बंद कर लो अपना दिमाग, अंदर आने दो, सब कुछ छप जाता है. दैट इज नॉट विजडम, दैट इज फुलिशनेस. विजडम इज व्हेन यू सेल्फ डिस्कवर योरसेल्फ. खुद से समझते हो कि भाई सिर्फ एक्सटर्नली कुछ नहीं होता, इंटरनली भी तुम समझ सकते हो. सेल्फ डिस्कवरी, तुम क्या हो, कौन हो, कैसे हो. जैसे ये चीज़ जानना, आइडेंटिटी का जो मैं एग्जांपल देता हूँ, आइडेंटिटी इज कंपैरिजन ऑफ योरसेल्फ विद अदर्स. विजडम है कि तुम भाई कैसे अलग हो किसी और से. बैठ के सोचो ना कि भाई मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा कैसे बना, ऐसा किस लिए बना. तो तुम समझ में आएगा, अच्छा भाई ये तो चीज़ ही अलग है, चुटकी बजी नहीं, चीज़ ही अलग है, ये तो कुछ और ही है, ये तो विजडम है ना. अब क्या है
सेल्फ डिस्कवरी इज एसेंशियली नोइंग वन सेल्फ येट अगेन एंड देन ट्राइंग टू केटर टू एक्सटर्नल नॉलेज विद प्रॉपर एनालिसिस। ये जो मैंने चीज़ लिखी है कि भाई सेल्फ डिस्कवरी पहले खुद को समझ जाओ। ऐसा नहीं है खुद को समझ के बस तुम बंद करके खुद को एक कमरे में बैठे हो। खुद को समझ के तुम एक्सटर्नल नॉलेज को एनालाइज कर सकते हो। तुम समझ जाते हो एक्सटर्नल नॉलेज कहाँ और किस हद तक सही है या गलत है। अब बहुत ज़्यादा उसको सही गलत का टैग लगाना भी बायसनेस हो जाती है, बट तुम कहीं ना कहीं बैठ कर उसको ठीक से परखने की कोशिश करते हो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये जो मेरी विजडम है, ये जो विजडम है और इस विजडम के थ्रू जो मैं एक्सटर्नल नॉलेज को एनालाइज कर रहा हूँ वो मेरे को कितना फ़ायदा देगी या कितना नुकसान देगी। एक यूटिलिटेरियन बन जाती हो तुम। एंड प्रोडक्ट के बारे में सोच के वहाँ से उसको रिवर्स इंजीनियर करना शुरू करते हो। इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब जो है ये तो इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा सेल्फ डिस्कवरी और स्टेजेस ऑफ विजडम का। पहला स्टेज ये होता है। दूसरा स्टेज होता है इंटरमीडिएट जर्नी, जिसमें ओवरवेलमिंग विजडम आ जाती है। तुमको लगता है भाई सब कुछ मेरे पास ही है, सारा दिमाग मेरे पास है, यही है जो है, रामबाण, अल्टीमेट रामबाण जो बोलते हैं मेरे पास है। ओवरवेलमिंग विजडम जिसको नाम दिया गया है। उसके बाद आता है एडवांस जर्नी, जिसमें आता है कन्फ्रंटेशन ऑफ विजडम, अ टॉक विद इट टू बी स्प्रेड टू अदर पीपल एज वेल। फिर तुम सोचते हो यार ये जो मैंने सीखा, जितना भी मैंने सीखा, अब ये क्यों ना दूसरे लोगों तक फैलाया जाए। अपने तक रखेंगे, कब तक अपने तक रखेंगे, अब दूसरों को भी फैलाई जाए भाई ये चीज़। ये होता है तुम्हारा एडवांस जर्नी, जब तुम ये रियलाइज़ कर लेते हो कि अपने तक विजडम नहीं रखनी चाहिए, दूसरों को तक बतानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारी 3 स्टेजेस हो गए। इंट्रोडक्शन हो गया जब तुमको विजडम सेल्फ डिस्कवरी के बारे में पता लगता है। दूसरा होता है तुम्हारा इंटरमीडिएट, जिसमें तुम ओवरवेल्म हो जाते हो, इतनी विजडम है, हर तरफ से तुम्हारे अंदर से फूट फूट के विजडम आ रही है। और तीसरा आ जाता है एडवांस जर्नी, जहाँ तुम्हें लगता है भाई अपने तक ही मत फुटाओ, दूसरों को भी ये चीज़ बांटो, दूसरों तक भी ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, विजडम को फैलाओ। तो ये था पहला पैराग्राफ, द स्पोक ज़रथुस्त्रा, द स्पेक ज़रथुस्त्रा, जो आप नाम देना चाहें। मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ भी ये किताब ले लो, ऑडियो बुक ले लो, जो भी ले लो। मैं तो ख़रीदी थी ऑब्वियसली। तो चलते हैं, लेकिन अगर इस रेट पे चलते रहे तो पता नहीं 400-500 वीडियोस लग जाएंगे लंबे लंबे, और इतना वक्त अभी हम अलॉट नहीं कर सकते हैं। बट कोशिश करूँगा, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स दैट आई गेट ऑन दिस वीडियो, है ना, ऑन दिस लेक्चर, जो भी आप इसको नाम देना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर, इंगेजमेंट कैसा है, कॉमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, अपने थॉट्स रखो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें सही रखना है। अपने भी प्रोफाउंड थॉट्स यहाँ पे रखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ हम लोग ग्रो करेंगे। जो कि मैंने बोला, यहाँ ये जीत नहीं है कि भाई तुमने मेरे को नीचा दिखा दिया, है ना, तुमने मेरे को गाली गलौज कर दी नीचे आके कॉमेंट्स में। यहाँ इंटेलेक्चुअलिटी की जीत नहीं है, यहाँ हम लोगों की जीत है कि हम कैसे इस महान फिलोसोफर को, इस महान लेखक को समझने की कोशिश कर सकते हैं अपने लेवल पे, है ना, राइट। गलतियां हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। मैं कोई एकेडमिक फिलोसोफर नहीं हूँ, एकेडमिक लिटरेट नहीं हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ। शौक है, पढ़ता हूँ, आर्टिकुलेशन का शौक है, आर्टिकुलेट करना आता है। कुछ खास मेरे में खूबी इतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों को अच्छा लगता है तो लेक्चर और वीडियोस बना देता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन देखते रहना, बहुत चीज़ें आने वाली है, आती रहेंगी, है ना। चलो भैया कर लो अब।